हमारे पास आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम बेसिकली 5 लॉज को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से लॉज हैं जिनको हम अभी स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये किसने दिया था? एंटोनी लेवोइजियर इन 1789। फिर सेकंड हमारे पास आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और इसको हम डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल देते हैं, और इसको दिया था जेएल प्राउस्ट ने इन 1799। थर्ड हमारे पास आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और इसको दिया था डाल्टन ने 1804 में। और फोर्थ हमारे पास आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और इसको दिया था रिच्टर ने 1792 में। और फिफ्थ एंड लास्ट हमारे पास आता है गay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, और इसको हम बोल सकते हैं गay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। इसको दिया था गay-Lussac ने, और कब दिया था? 1808 में। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन हो या वो केमिकल रिएक्शन हो, उसके अंदर जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट का वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। मीन्स ड्यूरिंग अ फिजिकल और अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या हो जाएगा हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? During a chemical or a physical reaction, the sum of total mass of reactants will be equal to the sum of total mass of product। ओके, तो बेसिकली ये लो हमें क्या कहता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल और अ फिजिकल रिएक्शन द सम ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स के टोटल मास का सम विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और जैसा कि यहाँ पे रिएक्टेंट के मास का सम और प्रोडक्ट के मास का सम सेम है, मीन्स मास नहीं तो इंक्रीज कर रहा है और नहीं डिक्रीज कर रहा है। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरी बात क्या है हमारे पास? दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब ये लो हमें एक बात और बताता है कि मैटर को नहीं तो हम क्रिएट कर सकते हैं और नहीं हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से जो ये लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका एक नाम और भी हो जाता है लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, क्योंकि ये नहीं तो हम क्रिएट कर सकते हैं नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो मीन्स इनडिस्ट्रक्टिबल। सो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। लॉ ऑफ लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। बेसिकली अगर मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाएगा? ये हमें क्या कहता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल और अ फिजिकल रिएक्शन, केमिकल और फिजिकल रिएक्शन जब भी होगी तो देन सम ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मीन्स मास नहीं तो चेंज होगा, आई कैन से नहीं इंक्रीज होगा नहीं डिक्रीज होगा। तो उससे हमारे पास ये लाइन आती है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब नहीं तो मैटर को हम क्रिएट कर सकते हैं नहीं हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसका एक और नाम हो जाता है कौन सा? लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। और बेसिकली अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो क्या हो जाएगा? ये मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी, ए और बी रिएक्ट करते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं कोई X प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे जो A और B है इन दोनों का टोटल वेट और आई कैन से टोटल मास हम लेट कर लेते हैं
तो जैसे ये ए और बी है, इनका टोटल मास हमने लेट कर लिया W1 ग्राम। ओके, फिर रिएक्शन से पहले हम इन दोनों का टोटल मास नोट कर लिया, ये है W1 ग्राम। रिएक्शन के बाद जो हमारे पास जो ये दो प्रोडक्ट्स बने, इन दोनों के मास का भी अगर हमने टोटल किया तो क्या मिला हमें कि W2 ग्राम मिल गया। लेट कर लेते हैं कि जो इन दोनों का मास टोटल था वो था W1 ग्राम और इन दोनों का जो टोटल मास था वो था W2 ग्राम। फिर दोनों को वे करने के बाद हमें ये मिला कि जो W1 ग्राम है और W2 ग्राम है वो दोनों इक्वल हैं। ये चीज एक्सप्लेन करता है जो ये लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मींस जो रिएक्टेंट का जो मास है, रिएक्टेंट मींस जो A प्लस बी जो रिएक्ट कर रहे हैं पहले, उनका दोनों का जो मास है टोटल वो है W1 ग्राम, और जो प्रोडक्ट है हमारे पास उन दोनों का जो मास है वो है W2 ग्राम। तो जो मास होगा वो सेम रहेगा, ना ही चेंज होगा, ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ना ही क्रिएट कर सकते हैं हम उसको, और न ही इंक्रीज करेगा और न ही डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ये वेट हमारे पास सेम है, तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करता है। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ड्यूरिंग अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज, या तो चेंज होगा फिजिकल या फिर होगा चेंज केमिकल, जिसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नोटिस करेंगे। तो सबसे पहले लेके चलते हैं फिजिकल चेंज में। अब फिजिकल चेंज कौन से हो जाएंगे, जो टेम्परेचर या फिर जो नॉर्मल हमारे पास चीज़ें होती हैं उनसे हम करते हैं। तो इसके अंदर हम एग्जांपल लेके चलते हैं आइस एंड वाटर का। तो हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, उसके अंदर हमने आइस ले ली, ये हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है और ये हमने ले लिया आइस, और आइस को अगर हमने और इसके ऊपर लगा दिया हमने एक कोर्क, और इस आइस को हमने वे किया, तो लेट कर लेते हैं इसका वेट आ गया W1 ग्राम। फिर W1 ग्राम वे करने के बाद हमने इसको हीट किया। हीट करेंगे तो जो हमारे पास जो ये आइस है वो मेल्ट होके वाटर में चली जाएगी और लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी। यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में है। तो हीट करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास जो कॉनिकल फ्लास्क है इसके अंदर जो आइस थी वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो वाटर में ये हो गया हमारे पास वाटर, और जो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड फॉर्म थी, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। अब अगेन जैसे हमने यहाँ पे इसको वे किया था वैसे ही हमने यहाँ पे इसको वे किया, तो यहाँ पे इसका वेट हम W2 ग्राम लेट कर लेते हैं कि हमने इसको वे किया तो वेट आ गया W2 ग्राम। अब बाद में हमें ये मिला कि W1 ग्राम है और W2 ग्राम है, ये दोनों इक्वल है। मीन्स W1 ग्राम इक्वल्स टू W2 ग्राम, और W1 और W2 दोनों इक्वल हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिजिकल जब चेंज होता है, जब अप्लाई हम कर सकते हैं, और आई कैन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिजिकल चेंज में सही रिजल्ट्स देता है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल ऑन फिजिकल चेंजेस। फिर एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम केमिकल चेंजेस का। केमिकल चेंज में हम दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है हमारे पास, ये किस साइंटिस्ट ने की थी, लैंडोल्ट ने। और उसने किसकी हेल्प से की थी, एक लैंडोल्ट ट्यूब होती है, एच शेप्ड ट्यूब होती है हमारे पास, उसकी हेल्प से इसने ये रिएक्शन की थी। तो वो एच शेप्ड ट्यूब बना लेते हैं पहले, तो कैसी हो जाएगी, तो ये है वो लैंडोल्ट्स ट्यूब, जो एच शेप्ड ट्यूब मैंने बताई थी लैंडोल्ट्स ट्यूब, ये है लैंडोल्ट्स ट्यूब हमारे पास। अब इसमें उसने क्या किया, इसके जो दो लिम्स हैं हमारे पास, इस एक लिम में उसने डाल दिया
NaCl। एक लिम्ब पे उसने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाल दिया और जो दूसरी लिम्ब थी उसके अंदर उसने डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन पहले स्टार्टिंग में तो क्या था, ये लिम्ब है ये ऐसी ही थी, बाद में इस लिम्ब को टेढ़ा कर दिया। मींस इसको टेढ़ा करेंगे तो ये दोनों मिक्सचर मिक्स हो जाएंगे हमारे और केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो केमिकल रिएक्शन कौन सी होगी वो लिख लेते हैं पहले। ये हमारे पास होगी केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं वो मैं समझा देती हूँ। हमारे पास है NaCl प्लस AgNO3। Na पे पॉजिटिव साइन है और इस पे नेगेटिव साइन है। Na पे पॉजिटिव साइन है और इस पे नेगेटिव साइन है, और Ag पे पॉजिटिव साइन है और इसके पास नेगेटिव साइन है। तो जिसके पास पॉजिटिव है उसको नेगेटिव के साथ लगा दो, तो ये इसके साथ और Cl वाला इसके साथ। सो AgCl बन गया हमारे पास और NaNO3 बन गया। तो जो AgCl होता है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मींस वाटर में डिजोल्व नहीं करता, उसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं वाइट कलर के। तो इसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन गए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन की है। अब अगर हम जब हमने रिएक्शन नहीं की थी और आई कैन से इन दोनों इस ट्यूब को हमने टिल्ट नहीं किया था, टेढ़ा नहीं किया था, उससे पहले हमने इस ट्यूब को वे किया था, तब इसका वेट आया था W1 ग्राम। सपोज कर लेते हैं कि तब वेट आया था W1 ग्राम। फिर जब रिएक्शन होने के बाद ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आए, ये प्रोडक्ट्स बनने के बाद केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमने अगेन इस ट्यूब को वे किया, तब इस ट्यूब का वेट आया W2 ग्राम। सपोज कर लेते हैं स्टार्टिंग में इसका वेट आया W1 ग्राम और बाद में इसका वेट आया W2 ग्राम। और हमें क्या मिला, और आई कैन से एक्सपेरिमेंटली जब हमें चेक किया तो हमें क्या मिला कि जो W1 ग्राम है वो W2 ग्राम है वो दोनों इक्वल हैं। मीन्स W1 ग्राम इक्वल्स टू W2 ग्राम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ये रिएक्शन है हमारे पास केमिकल रिएक्शन, ये भी लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। और आई कैन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज ऑल्सो। अब ये तो हमारा हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल कि हमने NaCl प्लस AgNO3 की रिएक्शन कराई और लैंडोर्स ट्यूब की हेल्प से हमने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लेके चलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड का। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब सेकेंड हमारे पास आ जाएगा डीकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या होता है हमारे पास अब HgO। अब HgO का डीकम्पोजिशन मीन्स हम इसको हीट कर रहे हैं और इसको डिकम्पोज कर रहे हैं मरकरी और ऑक्सीजन में। सो लेते हैं रिएक्शन क्या हो जाएगी। HgO है हमारे पास, हमने उसको हीट किया और ये कन्वर्ट हो गया Hg प्लस O2 में। तो ये यहाँ पे 1 है तो ये हाफ O2 बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई रिएक्शन। सो हमने यहाँ पे जो HgO था इसका वेट कितना दिया था, लेट कर लेते हैं 100 ग्राम। अगर हम HgO का वेट लेंगे 100 ग्राम, तो जैसे हमने यहाँ पे 100 ग्राम ले लिया, सो हमें मिला कि जो Hg है हमारे पास उसका वेट हमें मिला 92.6 ग्राम और इसका वेट हमें मिला 7.4 ग्राम। अब देखिए जो रिएक्टेंट है हमारे पास उसका टोटल वेट कितना है 100 ग्राम और प्रोडक्ट्स का अलग अलग वेट है हमारे पास, तो हम इसका भी टोटल वेट निकाल लेते हैं। कितना हो गया 100 ग्राम। मीन्स जो रिएक्टेंट का वेट है और प्रोडक्ट का वेट है वो दोनों इक्वल है। तो यहाँ से भी ये प्रूव हो रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल चेंजेस पे अप्लाई हो जाता है। तो ये हो गए हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो अब लेके चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिमिटेशंस। अब अगर हम देखें लिमिटेशंस इसकी, तो लिमिटेशंस क्या हो जाएंगी, इसकी डेफिनेशन से ही लेके चलते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ड्यूरिंग ए फिजिकल और ए केमिकल रिएक्शन, तो फिजिकल और केमिकल रिएक्शन होगी तो जो टोटल मास रिएक्टेंट का होगा वो टोटल मास प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो रिएक्शन से ही लेके चलते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमें क्या मिला कि जो रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल नहीं है।
जो रिएक्टेंट का मास है हमारे पास वो थोड़ा ज़्यादा है और प्रोडक्ट का मास थोड़ा कम है। तो वो क्यों होता है उसको फिर एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने। हमारे पास आइंस्टीन इक्वेशन आती है E = mc²। ये आइंस्टीन ने दी थी, जो कि एक जाने माने साइंटिस्ट है हमारे पास। तो E = mc²। अब इसमें ये टर्म्स क्या क्या हैं, जो m है वो तो है लॉस्ट मास, मींस रिएक्शन के ड्यूरिंग जितने मास का लॉस हुआ है वो है m। और फिर c क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी जो होती है वो है हमारे पास c। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया कि जो मास में जो लॉस होता है वो एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से जो हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसको एक नाम और भी दे दिया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। आइंस्टीन इक्वेशन से जो साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो मास में जो लॉस हुआ है वो एनर्जी में चेंज हो गया है। तो उनके हिसाब से मास एंड एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल हो गए, मीन्स मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उस बेसिस पे हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था उसको हमने दूसरा नाम दे दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मॉडिफाई क्या कर दिया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी क्या कहता है हमें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटर कन्वर्टिबल का मतलब मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल बट द मास एंड एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज। जब फिजिकल और केमिकल चेंज होगा और आई कैन से फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस होंगी हमारे पास, तो उस टाइम पे तो मास एंड एनर्जी कांस्टेंट रहेंगे। मींस जो रिएक्टेंट की टोटल मास होगा रिएक्टेंट का, टोटल मास एंड एनर्जी होगी रिएक्टेंट की, और टोटल मास एंड एनर्जी होगी प्रोडक्ट की, वो दोनों इक्वल होंगे। और फर्स्ट थिंग इसने क्या बताई कि जो मास एंड एनर्जी है वो इंटर कन्वर्टिबल है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो ये हो गई हमारे पास इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि मास एंड एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्टिबल है, मीन्स मास को हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और एनर्जी को हम मास में चेंज कर सकते हैं। एंड द सम ऑफ टोटल मास एंड एनर्जी, जो सम होगा टोटल मास और एनर्जी, टोटल मास और एनर्जी मतलब जो रिएक्टेंट की एनर्जी है और जो प्रोडक्ट की एनर्जी है उन सबका टोटल, ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल और केमिकल चेंज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मीन्स जो टोटल सम होगा, जैसे रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, तो रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास होगा और उनकी जो टोटल एनर्जी होगी वो सेम रहेगी, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी टोटल मास और जो टोटल एनर्जी होगी वो सेम रहेगी और दोनों की इक्वल भी होगी। तो ये हो गया हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लेके चलते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास आता है ये न्यूमेरिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। जो न्यूमेरिकल देखते हैं सबसे पहले क्या है, इफ 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3, तो हमारे पास है 6.3 ग्राम NaHCO3 मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट आर, if 6.3 gram of NaHCO3 are added to 15 gram of CH3COOH, और इसको हमने ऐड किया है 15 ग्राम CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। एसिडिक एसिड सॉल्यूशन में हमने इसको ऐड कर दिया। द रेजिड्यू इज फाउंड टू वे इतना ग्राम। अब सबसे पहले तो ये रिएक्शन देख लेते हैं, ये एक केमिकल रिएक्शन है। सो केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। जब NaHCO3 और CH3COOH की रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, जैसा कि मैंने इसको बोला ये एसिटिक एसिड है तो इसका सोल्ट बन जाएगा। जो एसिड होती है वो डिसोशिएट होके सोल्ट ही देती है हमेशा। तो देखिए CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, ये बन गया हमारे पास। अब सेकंड यहाँ पे क्या बनेगा, जैसा कि इस क्वेश्चन को अगर हम आगे पढ़े तो यहाँ पे CO2 रिलीज हो रही है, तो एक तो CO2 रिलीज होगी और दूसरा H2 होगी।
उसके बाद जो भी हमारे पास ये एक एच एक्स्ट्रा बचता है तो उस वजह से H2O। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन। अब यहाँ पे जो ये CO2 है ये रिलीज होगी, हमें इसका वेट बताना है कितनी CO2 रिलीज होगी। अब उससे आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेजिड्यू इज फाउंड टू वे 18 ग्राम। अब जो रेजिड्यू था, रेजिड्यू का मतलब CH3CO Na और H2O दोनों का वेट कितना है, 18 ग्राम। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। 6.3 ग्राम है NaHCO3, तो ये हो गया 6.3 ग्राम। सेकेंड है हमारे पास 15 ग्राम CH3COOH सॉल्यूशन, तो ये हो गया 15 ग्राम। तो अगर मैं रिएक्टेंट का टोटल वेट देखूं तो टोटल वेट क्या हो जाएगा रिएक्टेंट का, 21.3 ग्राम। तो ये आ गया मेरा रिएक्टेंट का टोटल वेट। ओके, तो अब देखिए प्रोडक्ट्स की साइड। प्रोडक्ट्स में उसने क्या बोला है कि जो रेजिड्यू है उसका वेट है हमारे पास 18 ग्राम। तो रेजिड्यू क्या था, रेजिड्यू मींस CO2 जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है उसको छोड़ के बाकी जो कुछ भी बचता है वो होता है रेजिड्यू। तो CO2 को छोड़ के हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स बनते थे, और एक तो था ये CH3CO Na और एक था H2O। तो इन दोनों का वेट कितना हो गया, 18 ग्राम। अब अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लगाएं यहाँ पे, तो वेट ऑफ रिएक्टेंट आई कैन से, उसको मैंने W1 लेट कर लिया कुछ देर के लिए, और ये हो गया W2। सो W1 और W2 इक्वल होने चाहिए। देखिए W1 इक्वल्स टू W2। अब अगर W1 और W2 इक्वल है तो W1 की वैल्यू तो है हमारे पास 21.3 और W2 की वैल्यू कितनी है, 18 प्लस। 18 प्लस में जो ये CO2 का वेट है इसको हम W लेट कर लेते हैं कि CO2 का वेट हो गया हमारे पास W। तो ये हो गई हमारे पास किसकी वैल्यू, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लगाएं तो ये वैल्यूज हमारे पास आती हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो 21.3 किसके इक्वल हो जाएगा, 18 प्लस W, और यहाँ से W की वैल्यू क्या आ गई, 21.3 माइनस 18 इक्वल्स टू 3.3 ग्राम। तो हमारे पास CO2 का वेट कितना हो गया, 3.3 ग्राम। एक बार फिर से न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। 6.3 ग्राम हमने NaCO3 लिया, उसके अंदर हमने 15 ग्राम एसिटिक एसिड डाला, केमिकल रिएक्शन हुई, ये तीन हमारे पास प्रोडक्ट्स बन गए। इसमें रेजिड्यू का वेट दे रखा था हमें, मींस CH3CO Na और H2O का वेट हमें 18 ग्राम दे रखा था, और CO2 का वेट हमें निकालना था। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई किया, रिएक्टेंट का वेट और प्रोडक्ट का वेट दोनों को इक्वल कर दिया। रिएक्टेंट का वेट हमने टोटल करके यहाँ से निकाल लिया था, 21.3 ग्राम हो गया था, और जो CO2 का वेट है उसको W लेट करके टोटल वेट प्रोडक्ट का जो था वो 18 प्लस W ग्राम हो गया था। तो यहाँ से हमने इन दोनों को कंपेयर कर दिया और वेट आ गया हमारे पास CO2 का। तो ये न्यूमेरिकल हमारा हो गया है। अब लेके चलते हैं एक और न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लेके चलते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या हो जाएगा। हमारे पास 1.5 ग्राम है इथेन, उसको हम कंबशन करते हैं। कंबशन मीन्स ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे वो हमें देता है 4.4 ग्राम CO2 एंड 2.7 ग्राम H2O। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन देख लेते हैं, हमारी रिएक्शन क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन है, इथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। तो देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, C2H6, ये होता है हमारे पास इथेन। ये मैं आपको आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा दूंगी कि इसको हम कैसे बनाते हैं फॉर्मूले को। इसकी O2 के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। O2 के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो CO2 प्लस H2O ही दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। किसी भी अल्केन, एल्कीन और एल्काइन का अगर हम कंबशन करते हैं और आई कैन से O2 के साथ उसकी रिएक्शन करते हैं तो दो ही प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे पास, CO2 एंड H2O। तो यहाँ पे भी वही बनेंगे, CO2 प्लस H2O। अब देखिए अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन एटम्स हैं और यहाँ पे एक कार्बन एटम है। मींस जो ये रिएक्शन है ये बैलेंस्ड नहीं है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल कार्बन एटम और इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंसिंग का सबसे इजी तरीका है रिएक्टेंट की साइड देखते जाइए और प्रोडक्ट की साइड उसको बैलेंस करते जाइए। तो यहाँ पे दो कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे एक है तो हमने बाहर दो लगा दिया, तो दो हो गए यहाँ पे भी। अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं हमारे पास और यहाँ पे दो ही हैं, तो यहाँ पे हमने 3 लगा दिया, ये 6 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए, 2 × 2 4, तो ये हो गए, और 3 ये हो गए, तो टोटल हो गए 7। तो यहाँ पे हमारे पास 7 ऑक्सीजन हो गए, और लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही है, तो इसको 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7/2 से जैसे 7/2 और इसको 2 से करेंगे तो 7 ऑक्सीजन हमारे पास बन जाएंगे।
तो ये हो गई हमारी रिएक्शन। अब जो रिएक्शन होती है उसके अंदर अगर फ्रैक्शन में हो कोई भी नंबर ऑफ मोल्स तो रिएक्शन थोड़ी हार्ड हो जाती है उसको सॉल्व करने में। तो हम इसके फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 यहाँ से हट जाएगा और पूरी रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा था हमें कि जो 1.5 ग्राम इथेन है उसका कंबशन करते हैं हम तो 4.4 ग्राम CO2 मिलती है हमें। तो इसका मास हमें मिल गया 4.4 ग्राम। ओके, और H2O कितना मिलता है हमें 2.7 ग्राम। तो इस केस में क्या है हमारे पास, हमें प्रोडक्ट्स का मास तो दे रखा है लेकिन रिएक्टेंट्स के मास में देखें तो हमें 1.5 ग्राम इथेन का मास तो दे रखा है लेकिन ऑक्सीजन का मास हमें नहीं दे रखा। मीन्स ऑक्सीजन का मास हमें निकालना है। अब ऑक्सीजन का मास हम कैसे निकालेंगे, इस रिएक्शन से। अब इस रिएक्शन में हम देखें तो 2 मोल, जो ये यहाँ पे जो आगे में ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे हैं इनको हम मोल्स बोलते हैं। अगर हम ऑक्सीजन के, अगर इसके हम 2 मोल लेंगे इथेन के तो वो 7 मोल लेंगे ऑक्सीजन के। मीन्स 2 मोल अगर इथेन के रिएक्ट करेंगे तो उसके साथ 7 मोल ऑक्सीजन को रिएक्ट करना पड़ेगा, तभी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 2 मोल हमने लिए ऑक्सीजन के, 2 मोल हमने लिए C2H6 के, और उसके साथ रिएक्ट कितने मोल्स ने किया ऑक्सीजन के, 7 मोल्स ने रिएक्ट किया किसके, ऑक्सीजन के। अब अगर मैं यहाँ पे इसका 1 मोल ले लूँ तो कितने हो जाएंगे, इसका मैंने 1 ले लिया तो उसके कितने हो जाएंगे 7/2 मोल्स ऑफ O2। अब देखिए 1 मोल का मास कितना होता है, जितना इस पूरे का मोल, 1 मोल में कितना मास होगा, जितना इसका मोलर मास होगा। अब C2H6 है हमारे पास, इसका मोलर मास कैसे निकलेगा, C2H6 कार्बन है हमारे पास, कार्बन का मास कितना होता है 12। जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास टोटल 24 + 6 तो इक्वल्स टू 30। जो 30 आ गया वो किसका मास आ गया, C2H6 का। अब 1 मोल अगर हम C2H6 का लें तो उसका मास कितना हो जाएगा 30 ग्राम। तो इसका मास तो हमने निकाल लिया कि 30 ग्राम है, उसके अंदर इतनी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। अब ऑक्सीजन का मास देखते हैं। ऑक्सीजन के केस में क्या है, ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे हमने 2 ऑक्सीजन लिए हैं। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। ये हो गया 32। अब यहाँ पे देखिए 30 ग्राम हमने अगर लिया है तो कितने ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, 7/2 × 32। यहाँ पे 1 मोल हमने लिया था तो 30 ग्राम उसका मास था, तो 30 ग्राम से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 × 30। यहाँ पे हमारे पास 7/2 मोल्स हैं और 32 ग्राम ऑक्सीजन का मास है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इससे। तो ये हो गया हमारे पास 30 ग्राम में इतने ग्राम ऑक्सीजन। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 से गया 16 पे, तो ये आ गया हमारे पास 30 ग्राम में ऑक्सीजन है हमारे पास 7 × 16 ग्राम। इतना ऑक्सीजन है हमारे पास 30 ग्राम C2H6 में। अब ये ऑक्सीजन हमें निकालना कितने ग्राम में है, इतने ग्राम में, क्योंकि इथेन कितना रिएक्ट कर रहा है सिर्फ 1.5 ग्राम। तो 1.5 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1.5 से पहले हम 1 ग्राम में निकाल लेते हैं। 30 ग्राम में इतना है तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 7 × 16/30। जो भी चीज़ यहाँ पे उसको अपॉन में ले जाते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, 10 तक मैथ्स पढ़ा है। तो 30 ग्राम यहाँ पे नीचे चला गया तो 1 ग्राम का कितना मास हो गया, 1 ग्राम C2H6 में कितना ऑक्सीजन हो गया, और आई कैन से 1 ग्राम C2H6 के साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, वो ये हो गया। अब हमारे पास है 1.5 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1.5 ग्राम ऑक्सीजन 1.5 ग्राम इथेन, तो 1.5 ग्राम इथेन हमने ले लिया, तो उसके साथ कितना रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन, 7 × 16 / 30 × 15/10। अब जो मेरे पास 1.5 था मैंने उसको लिख दिया 15/10। पॉइंट अगर 1 हो तो 10 आ जाता है नीचे, तो यहाँ से देखिए थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं इसको। 15 से ये आ गया 2 पे और 2 से ये आ गया 8 पे। सो देखिए तो क्या हो गया हमारे पास 8 × 7/10 इक्वल्स टू 5.6 ग्राम।
तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका मास कितना आ गया 5.6 ग्राम। अगर हम 1.5 ग्राम इथेन देंगे तो 5.6 ग्राम ऑक्सीजन यूज होगा। तो अब टोटल मास देखते हैं रिएक्टेंट की साइड। देखिए टोटल मास क्या हो जाएगा, इसका मास था 1.5 ग्राम, इसका मास है हमारे पास 5.6 ग्राम। तो टोटल अगर मैं करूं तो टोटल मास क्या हो जाएगा इसका 7.1 ग्राम हो गया इधर का टोटल मास। अब इधर का टोटल मास देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका मास था 4.4 ग्राम CO2 का, और H2O का मास था 2.7 ग्राम। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो कितना मास हो जाएगा टोटल इनका, ये भी हो जाएगा हमारे पास 7.1 ग्राम। अब देखिए रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों हमारे पास इक्वल आ गए हैं, और आई कैन से यहाँ पे हमें प्रूव करना था कि शो दैट द रिएक्शन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ से नीचे हम एक लाइन लिख सकते हैं ना कि एज द मास ऑफ रिएक्टेंट, और आई कैन से एज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, हेंस दिस रिएक्शन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया है। आई होप आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर टॉपिक और अच्छा टॉपिक क्लियर करने के लिए आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने चाहिए, ताकि आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, थैंक्स।